जी नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं आपका सेमेस्टर फर्स्ट का जो फर्स्ट पेपर लगने वाला है, प्राचीन भारत का इतिहास। इस पर मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेकर आया हूं। राजस्थान में जो शेखावाटी यूनिवर्सिटी है उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आने वाले हैं। और यदि आपकी यूनिवर्सिटी में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आने वाले हैं, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से संबंधित हो, और आपके पेपर चल रहा है फर्स्ट पेपर प्राचीन भारत का इतिहास, तो आज की वीडियो आपके लिए अत्यंत इम्पोर्टेंट होने वाली है। और राजस्थान से अलावा यदि आप अदर स्टेट से संबंधित हो और आपके प्राचीन भारत का इतिहास चलता है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो आज की वीडियो अत्यंत इम्पोर्टेंट होने वाली है। क्यों? क्योंकि ये सभी के लिए एक क्यों है, क्योंकि प्राचीन भारत का इतिहास राजस्थान में भी वही चलता है। आप दूसरे राज्य से बिलोंग करते हो तो वहां पर भी बदलता नहीं है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की क्लास रहेगी। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, क्योंकि मैं इस प्रकार की वीडियो यहाँ पर लाता रहता हूँ। बीए से रिलेटेड ही है ये चैनल। ठीक है, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, प्राचीन काल में किस शासक ने अपने साम्राज्य में दम्म महामात्रों की नियुक्ति की थी? ठीक है, जो दम्म महामात्र है उनकी नियुक्ति किस राजा ने की थी? ठीक है, प्राचीन काल की बात हो रही, क्योंकि अपन तो ये बुक ही क्या है, प्राचीन भारत का इतिहास है। ठीक है, तो चार ऑप्शन आपको इस प्रकार मिलेंगे पेपर में: चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंदुसार या कनिष्क। तो फ्रेंड्स, ये जो दम्म था ना, दम्म किसने चलवाया था? अशोक महान ने चलवाया था। और इस दम्म का प्रचार प्रसार करने के लिए ही दम्म महामात्रों की नियुक्ति की थी। आपको दम्म महामात्र जो शब्द है इसमें भी दिख रहा होगा, दम्म, यानी दम्म का प्रचार प्रसार करने के लिए अशोक ने जनता के बीच में दम्म महामात्रों की नियुक्ति की थी। ये क्वेश्चन किसी भी प्रकार से वो पूछ सकता है। ठीक है, तो किसी भी प्रकार से वो दे सकता है। ठीक है, ये चार ऑप्शन इस प्रकार देगा। अब मैं आगे की क्वेश्चनों में आपको ऑप्शन नहीं दूंगा, डायरेक्ट आंसर बताऊंगा, क्योंकि वो अपने हिसाब से बनाएगा। क्वेश्चन इस प्रकार ही होगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, दम्म किस शासक ने चलाया? ठीक है, तो अपन ने ऊपर बात की अभी अभी। ठीक है, ये दम्म किसने चलवाया था? अशोक ने चलवाया था। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा अशोक। अशोक महान ने ये दम्म चलवाया था। जब कलिंग युद्ध का जो युद्ध हुआ था 261 ईसा पूर्व को, उसमें ये जीत तो गया था, लेकिन इसका हृदय चेंज हो गया और इसके बाद में इसने बौद्ध धर्म को अपना लिया। और बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद में ये जो दम्भ था ना, वो चलाया था, तो अशोक ने ही चलाया था। ठीक है, थोड़ा बहुत मैं एक्सप्लेन करता चला जा रहा हूँ ताकि आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगे और कुछ डिटेल्स आपको और मिल जाए। ठीक है, तो क्वेश्चन वो किसी प्रकार से शब्द, यानी उसके क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन इससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है, श्रुति किसे कहते हैं? श्रुति, वेदों को क्या कहते हैं? श्रुति। श्रुति किससे संबंधित है? सुनने से संबंधित। यानी जो प्राचीन काल में जो ऋषि होते थे, उनके शिष्य होते थे, वो शिष्य है ना, जो कानों से सुनकर ही ज्ञान प्राप्त करते थे। ठीक है, सुनकर ज्ञान प्राप्त करते थे, इसलिए इनको वेदों को क्या बोला गया? श्रुति बोला गया। चौथा क्वेश्चन है, वेदों को मुख्यतः कितने प्रकारों में विभक्त किया गया है? ठीक है, तो ये प्रकार है ना जो इम्पोर्टेंट है, प्रकार पूछ लेता है वो। ठीक है, तो चार प्रकारों में विभक्त किया गया है, आपको भी पता है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये चार वेद हैं। ठीक है, इनको बढ़िया तरीके से पढ़ लेना, इसी से क्वेश्चन आएगा। और मैं एक एक क्वेश्चन यानी वेदों से 4-5 क्वेश्चन लेकर आया हूँ, उसमें कंप्लीट हो जाएगा आपका। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन है, सबसे प्राचीनतम वेद, यहाँ पर ध्यान देना शब्द में, प्राचीनतम वेद, चार वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ठीक है, तो ऋग्वेद है। ठीक है, पहले ही पहले वाला ऋग्वेद। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक लोकप्रिय और नवीनतम वेद। शब्दों पर ध्यान देना, यदि शब्दों पर ध्यान नहीं दोगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। लोकप्रिय यानी चार वेदों में सबसे प्रसिद्ध, जिसको लोग पसंद करते हैं,
दूसरा, नवीनतम का मतलब सबसे बाद में रचा गया, यानी चारों वेदों में सबसे लास्ट में जिस वेद की रचना हुई वही तो नवीन होगा ना। तो उसका नाम बताना है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अपन का अथर्ववेद। फ्रेंड्स, अथर्ववेद एक ऐसा वेद है जिसको लोग ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि इसमें तांत्रिक विद्या, तंत्र मंत्र, औषधि से संबंधित या गृह निर्माण से संबंधित वास्तुकार की जो चीजें हैं वो भी यहाँ पर मिलती हैं। ठीक है, तंत्र मंत्र, जादू टोना, मोहन मारण, उच्चाटन, ये सारी की सारी चीजें अथर्ववेद में मिलते हैं, इसलिए प्रसिद्ध है। दूसरी बात, नवीनतम इसलिए क्योंकि चार वेदों में सबसे लास्ट में चौथा वेद कौन सा आता है, यही आता है, इसलिए नवीनतम है। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। वेदों में कौन सा वेद जिसमें यज्ञ की प्रधानता है? यज्ञ का नाम आते ही चुनाव क्या करोगे, ये से क्या ध्यान में रखोगे, यजुर्वेद। ठीक है, तो इसमें जो यज्ञ है ना उसके बारे में ज्यादा बताया गया है, इसलिए यज्ञों से संबंधित वेद कौन सा, किसी प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है वो जो एग्जामिनर है वो, तो यजुर्वेद इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में आठवां, संगीत से संबंधित वेद है। ठीक है, संगीत से संबंधित वेद कौन सा है, तो इस ये जो पहला अक्षर है ना सामवेद में, ठीक है, ये जो संगीत है ना, एक मिनट रुकना, ये जो संगीत का जो स अक्षर है इसी से ध्यान में क्या रखोगे, सामवेद। ठीक है, सामवेद में संगीत से संबंधित चीजें मिलती हैं। ठीक है, तो ये बात हमेशा ध्यान में रखना, यजुर्वेद ये से ध्यान में रखोगे यज्ञ। ठीक है, नवा क्वेश्चन है, चीनी यात्री हेवनसांग किसके शासन काल में भारत आया था? तो ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रेंड्स। ये हेवनसांग कहाँ से आया था, चीन से आया था। क्यों आया था भारत में? बौद्ध धर्म के जो स्थल है प्रमुख प्रमुख और उनके जो ग्रंथ है उनका अध्ययन करने के लिए आया था, क्योंकि चीन में भी बौद्ध धर्म ज्यादा प्रचलित था। वो जानना चाह रहा था कि भारत जैसे देश से ही बौद्ध धर्म निकला है तो वहां पर कैसी कंडीशन है, कौन कौन से बौद्ध स्थल है, वो जानने के लिए आया था। अब ये अदर चीजें मैं क्यों बता रहा हूं आपको, क्योंकि वो किसी भी टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि किसके शासनकाल में भारत आया था, तो आपको पता है हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। इस शुरू वाले है से डायरेक्ट ध्यान में रखोगे है। ठीक है, यानी ये जो है ना इस है से क्या ध्यान रखो, ट्रिक हो जाती है, थोड़ा बहुत माइंड में सेट हो जाता है। तो हेवन सांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। ठीक है, 10वां क्वेश्चन है, हेवन सांग की प्रसिद्ध पुस्तक है, ये भी पूछ लेता है, क्योंकि वो भारत में जब रहा बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ है उनको पढ़ा तो उसने एक पुस्तक की रचना की और उसमें वो सारी चीजें लिख दी। तो उसका नाम है सी यू की, सी यू की। ठीक है, सी युकी की रचना हेवन सांग ने की थी। ठीक है, जो चीनी यात्री था एक। आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, 11वां क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी मैं बताऊंगा आपको वीडियो के अंत में। ठीक है, दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली में बने मंदिरों के मुख्य प्रवेश द्वारों को गोपुरम कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने डायरेक्ट ही आपको आंसर बता दिया। ठीक है, यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हो गई, क्वेश्चन आपको इस प्रकार बनाना है, दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली में बने मंदिरों के मुख्य प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो आंसर आपको वो ऑप्शन में देगा, क्या देगा, गोपुरम। ठीक है, ये किस शैली में निर्मित है, नहीं दक्षिण भारत के जो मंदिर है ना वो किस शैली में निर्मित होते हैं, द्रविड़ शैली में निर्मित होते हैं। और ये मंदिर होते हैं उसका जो द्वार होता है ना, जो दरवाजा होता है, उसको गोपुरम की संज्ञा दी गई है। ठीक है, तो इस प्रकार आपको करना है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थल मोहनजोदड़ो की खोज किसने व कब की थी? तो मोहनजोदड़ो के बारे में तो आपने सुना है, इस पर मूवी भी है। तो इसकी खोज है ना जो राखाल दास बनर्जी ने की थी 1922 में। अब एक क्वेश्चन वो और पूछ सकता है, हड़प्पा, हड़प्पा की खोज किसने की? तो इसके एक साल बाद, यानी सॉरी एक साल पहले 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की थी। ठीक है,
तो हड़प्पा की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की और मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में राखाल दास बनर्जी ने की थी। सीक्वेंस में याद कर लेना क्योंकि इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद में वो ये पर पूछ सकता है आपसे कि मोहनजोदड़ो जो शब्द आपको दिख रहा है शाब्दिक अर्थ क्या है इसका, तो मृतकों का टीला है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर है ना जो आपको कंकाल ज्यादा मिलते हैं इसलिए इसको मृतकों का टीला बोल दिया गया। अगला क्वेश्चन है, यूनानी राजदूत मेगास्थनीज किसके दरबार में भारत आया था, ठीक है। जिस प्रकार हेमंत सांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था उसी प्रकार मेगास्थनीज के बारे में पूछा है किसके दरबार में भारत आया था, तो ये आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भारत आया और फिर ये लगभग 200 साल तक रहा भारत में ही। इसकी भी कहानी है, यूनानी राजा था सेल्यूकस, उससे ही चंद्रगुप्त मौर्य का युद्ध हुआ। युद्ध होने के बाद चंद्रगुप्त जीत गया और जीतने के बाद में ये जो सेल्यूकस था इसने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य ने उसकी बेटी से भी विवाह किया था, हेलेना जिसका नाम है, ठीक है। तो उनकी भाषा अलग थी, इनकी भाषा अलग थी। तो फिर है ना जो दोनों में बातचीत करने के लिए ये ट्रांसलेटर का कार्य करता था, ये उनका अर्थ बताकर दोनों के बीच में, यानी उनकी भाषा यूनानी थी इनकी भाषा अलग थी, तो इसलिए भी इनको भेजा गया था, ठीक है। तो यहाँ तक बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। इसके बाद मैं आगे चलता हूँ। इंडिका की रचना किसने की, ठीक है, तो इस मेगास्थनीज ने ही की थी क्योंकि 200 साल तक यहाँ पर रहा था, तो इंडिका की रचना मेगास्थनीज ने ही की थी। आगे बढ़ता हूँ। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है, ये पूछ सकता है आपसे, समीप बैठना। ये शब्द है ना उप नी और सद से बना है। सद का मतलब बैठना, उप का मतलब पास, नी का मतलब समीप, ठीक है। यानी नी का मतलब ध्यान पूर्वक, सॉरी, उप का मतलब समीप। तो समीप ध्यान पूर्वक बैठना। अब ध्यान पूर्वक कौन बैठता है, गुरु के समीप शिष्य बैठता है। जब गुरुकुल में जो शिष्य हुआ करते थे उनका जब लास्ट टाइम होता था ना, घर लौटने ही वाले होते थे शिष्य, तो ये जो गुरु होते थे उनको गूढ़ ज्ञान देते थे पास में बिठाकर, लास्ट ज्ञान। तो गुरु के समीप ध्यान पूर्वक बैठते थे और उनकी बातों को सुनते थे, इसलिए इसका अर्थ कर दिया गया समीप बैठना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उपनिषद की कुल संख्या कितनी है, तो उपनिषदों की कुल संख्या 108 है, लेकिन वो ये पूछ ले कि प्रमुख रूप से उपनिषदों की संख्या कितनी है, तो 11 है, ठीक है। कुल पूछे तो 108, और यदि आपको ये पूछे वो कि मुख्य रूप से उपनिषदों की संख्या कितनी है, तो 11 बताओगी, कहीं कहीं पर 12 भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो 11 या 12 में से कहीं कोई सा भी आ जाए तो उसको टिक कर दोगे, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ। उपनिषदों में किस ज्ञान से संबंधित है, ठीक है। यानी ये क्वेश्चन इस प्रकार कहना चाह रहा है कि उपनिषद में किसका वर्णन मिलता है, यानी किसी चीज का तो वर्णन मिलता ही होगा ना, तो ब्रह्म ज्ञान और आत्मज्ञान का वर्णन मिलता है, यानी ईश्वर से संबंधित ज्ञान का वर्णन इसमें दिया गया है, ठीक है। इसके बाद में महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश किस स्थान पर दिया था, वेरी इंपॉर्टेंट है। महात्मा बुद्ध को जब ज्ञान प्राप्त हो गया तो उसके बाद में ये सर्वप्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था, जो यूपी में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में भी पड़ता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश जो राज्य है उसमें सारनाथ पड़ता है और वहां पर 5 ब्राह्मणों को, कौंडिन्य और 5 ब्राह्मणों को महात्मा बुद्ध ने ज्ञान दिया था पहला, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है आज का, फिर उसके बाद में आज की क्लास का दी एंड करेंगे क्योंकि फिर अगली वीडियो में बाकी क्वेश्चंस लेकर आऊंगा मैं, ठीक है। महात्मा बुद्ध ने सारनाथ में सर्वप्रथम 5 ब्राह्मणों को प्रथम उपदेश दिया। बौद्ध ग्रंथ में इस घटना को किस नाम से जाना जाता है। 19वां क्वेश्चन हमने देखा कि सारनाथ में महात्मा बुद्ध ने 5 ब्राह्मणों को प्रथम उपदेश दिया, कहाँ पर दिया, सारनाथ में। और इस घटना को बौद्ध ग्रंथों में किस नाम से जाना गया है, तो इसको जाना गया है
धर्म चक्र प्रवर्तन किस नाम से? धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना गया है। ये बात आप विशेष रूप से ध्यान में रखोगे, ठीक है, क्योंकि आप थ्योरी जो पढ़ रहे हो ना उसमें हर जगह क्वेश्चन बनेगा, तो थ्योरी भी आप पढ़ते रहो और 20 क्वेश्चनों से काम नहीं चलने वाला। यदि आप 100 या 150 या 200 क्वेश्चन ऐसे कर लेते हो तो फिर आपका अच्छा पेपर जाने की संभावना है। 20-20 क्वेश्चनों में ये कटु सत्य है, क्योंकि आपका इतना बड़ा सिलेबस दे रखा है, तो आपको ऐसा लगता है कि 20 क्वेश्चनों से बात बन जाएगी, ठीक है। तो देखते रहिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं लेकर आऊंगा। और इसकी पीडीएफ यदि आप लेना चाहते हो तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है जहाँ पर 1000 से भी ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं और वो सारे के सारे कॉलेज स्टूडेंट ही हैं, तो वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।